नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। दूसरी तिमाही के नतीजे अब आ चुके हैं और इस तिमाही के नतीजे हमने देखा कि ज्यादातर नतीजे तो अच्छे आए, लेकिन कुछ सेक्टर्स से निराशा भी हाथ लगी है। नतीजों के बाद कौन से शेयर्स और सेक्टर्स में निवेश के मौके दिखाई दे रहे हैं, इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे। खास करके अभी क्योंकि हम पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे आईटी, एफएमसीजी, कंजम्पशन सेक्टर से जुड़े शेयरों की और ऑयल एंड गैस शेयरों के नतीजे कैसे रहे हैं और उसके बाद वहां पर रणनीति क्या बनानी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास शो की नतीजों के तर्कश की। और इस शो में हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम जुड़ेगी, जो कि एक एक करके सेक्टर का एनालिसिस करके आपको बताएगी कि कौन सी कंपनियों ने अच्छे नतीजे घोषित किए, कहां पर निराशा हाथ लगी है, ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी नतीजों के बाद आई है, तो सारी रिपोर्ट्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रिसर्च टीम ने उसका पूरा एनालिसिस किया और वो आपके सामने रखेंगे कि इस तिमाही के नतीजे सेक्टर वाइज कैसे रहे हैं, कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है और उन स्टॉक्स पर, उस सेक्टर पर रणनीति क्या अपनानी चाहिए, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे नतीजों को, लेकिन पहला सवाल तो आपसे यही होगा, अगर दूसरे तिमाही के ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग जो रिजल्ट सीजन अभी गया है, अगर उसको समराइज करें तो ओवरऑल ये जो तिमाही रही है, ये कैसी लगी आपको? धन्यवाद आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो समीकरण अगर हम करें दूसरी तिमाही नतीजों का इस वित्तीय वर्ष का, तो एक अच्छी बात ये देखिए कि कोई काले धब्बे या फिर लाल निशान नजर नहीं आए हैं। कुछ एक क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर शायद जो अनुमान था उससे थोड़े बहुत कमजोर या उसके नीचे आंकड़े आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश बिल्कुल है और समीकरण अगर पूरा करें तो हमारा अनुमान यह कहता है कि शायद तीसरी और चौथी तिमाही में भारत जो हमारा देश है, उसके जो कॉर्पोरेट जगत के वित्तीय परिणाम जो होंगे तीसरी और चौथी तिमाही के, वो शायद पहली और दूसरी तिमाही से ज्यादा अच्छे आने की पूरी संभावना है। और हमने ये भी देखा है कि कई जगहों पर तो आंकड़े जो नतीजे जो आए उसके आधार पर जो लक्ष्यांक है वो ऊपर के तरफ गए। तो आंकड़े समीकरण में अच्छे थे और सुधार की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। तो ओवरऑल ये तिमाही अच्छी रही है। अब इन्हें सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अनीशा जैन, विनी मोतीवाला और सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आपको एक एक करके उन सेक्टर का एनालिसिस करके बताएंगे कि इस बार के तिमाही नतीजे कैसे रहे, दूसरे तिमाही में कौन पास हुआ, कौन फेल हुए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और नतीजों के बाद वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अनीशा के पास चलते हैं, ये समझने के लिए कि इस बार आईटी सेक्टर के नतीजे कैसे रहे, किन किन कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और कहाँ निराशा हाथ लगी। ये पूरा अपडेट लेकर अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीशा, बताइए। ठीक है, आईटी सेक्टर की बात करें तो ये क्वार्टर सोचा था कि काफ़ी वीक रहेगा, बट उम्मीदों से भी वीक रहा है ये क्वार्टर, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो सारी कंपनीज का वीक है। जो हमने एक कंसेंसस जो हमने सारी मैनेजमेंट से सुना है, उससे ये लग रहा है जो बिलिंग्स हो रही है वो स्लो डाउन हो गई है, इसलिए कंपनीज अपने ऑर्डर्स को रेवेन्यू में नहीं कन्वर्ट कर पा रही है, बिकॉज उनसे क्लाइंट्स बोल रहे हैं कि या तो आप प्रोग्रेस स्लो रखिए या बिलिंग स्लो रखिए। इसके चलते Q2 में रेवेन्यू काफ़ी कंपनीज का या तो फ्लैट था या फिर काफ़ी बड़ा डिप भी देखा है हमने फ्रॉम द लाइक्स ऑफ विप्रो एक्सेट्रा। सो एक वो की टॉकिंग पॉइंट था इस क्वार्टर। सेकेंडली, जो बाकी कंपनीज हैं उन्होंने Q3 के बारे में भी वीक गाइडेंस दिया है। Q3 यूजुअली वीक रहता है आईटी कंपनीज के लिए ऑन अकाउंट ऑफ फर्लोज एंड सीजनैलिटी, एंड इस बार काफ़ी कंपनीज ने कहा है कि शायद ये सीजनैलिटी और ज़्यादा हो सकती है वर्सेस हिस्टोरिक एवरेजेस, तो Q3 भी वीक रहेगा।
बट Q3 के आगे क्या, ये भी क्वेश्चन हमने बहुत सी मैनेजमेंट से पूछा था, बट रिकवरी टाइमलाइन पर कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है। मैनेजमेंट मोस्टली ये कह रहे हैं कि मे बी मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर से हम थोड़ा रिकवरी देखना शुरू करेंगे। तो यही एक नतीजा निकल के आता है कि Q1 FY25 से मे बी हम लोग थोड़ी रिकवरी देखेंगे। जो अदर बिग हाईलाइट था इस अर्निंग सीजन का वो था डील विंस। सरप्राइजिंगली डील विंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट काफ़ी कंपनियों का डील विंस रिकॉर्ड हाई लेवल पे आया है, और ये एक डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि आपका रेवेन्यू तो स्लो जा रहा है बट आपका डील विन स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये बताता है कि जब पिकअप होगा तब हो सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग पिकअप रहे एंड तब रेवेन्यू एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यही चल के हमने देखा है कि जो एनालिस्ट हैं उन्होंने अपने टारगेट्स बहुत ज़्यादा कट नहीं करे हैं, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ कंपनीज लाइक विप्रो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड था, और बाकी कंपनीज में इतना डाउनग्रेड नहीं देखा है, बिकॉज ये मान के चल रहे कि FY25 में मे बी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। हेडकाउंट भी एक इंपॉर्टेंट ट्रैकर रहा था हमारे लिए इस क्वार्टर में, एंड मोस्ट कंपनीज का या तो हेडकाउंट फ्लैट रहा है या थोड़ा डिप देखने को मिला है, एंड यही हम लास्ट 2-3 क्वार्टर से भी देख रहे हैं, जो कि ये बताता है कि आगे चल के कंपनीज इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है ऑफ अ शार्प बाउंस बैक। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अब हम जस्ट इन टाइम अप्रोच हेडकाउंट एडिशन करेंगे, जिसका ये है मतलब कि बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी ऑलरेडी है, और जब भी उनको वो पिकअप दिखेगा वो क्विकली हायर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी कंपनीज के ऑफर लेटर ऑलरेडी आउट हैं और वो उसको प्रोमिसेस को होल्ड अप नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी कंपनीज ने अपना गाइडेंस कट भी किया है, वो लिस्ट आपके सामने आएगी, बट कुछ ऐसी भी कंपनीज है जैसे कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, जिन्होंने बोला है कि आगे चल के देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे मिक्स रिएक्शन आया है आईटी कंपनी से। लार्ज कैप्स का वीक रहा है बट मिड कैप्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा आपका ये जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर ओवरऑल इस तिमाही का एक ट्रेंड देखें आईटी कंपनियों के लिए, तो हमने देखा कि जो मिड कैप कंपनियां हैं वहां से तो एक पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई है, लेकिन जो बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं, बिग 4 कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, वहां पर गाइडेंस में कमी देखने को मिली है। गौरांग जी, आईटी सेक्टर में ये तिमाही ज़्यादातर कंपनियों ने अपने गाइडेंस में कमी की है। नतीजे अगर कंसेंसस देखें तो कुल मिला के तो कमज़ोर ही रहे हैं, और तीसरी तिमाही वैसे भी उनका कहना है कि सीजनली कमज़ोर क्वार्टर रहता है आईटी कंपनियों के लिए। अब अगर किसी के पोर्टफोलियो में आईटी में ज़्यादातर एक्सपोजर है, और जैसा कि अनीशा ये बता रही थी कि अभी फ़िलहाल अगले फाइनेंशियल ईयर में कोई बहुत जल्दी रिकवरी की या पिकअप की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट्री जो मैनेजमेंट की तरफ से आई है उसे आपने कैसे एनालिसिस किया, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी का एक्सपोजर है आईटी में तो क्या उसे अभी कम कर लेना चाहिए? पूजा, शायद हमारा अनुमान ये भी कहता है कि थोड़ी बहुत कठिनाई आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को हो सकती है। इसके कारण एक नहीं अनेक है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि पिछले 2 या 3 दिनों में आईटी इंडेक्स यानी कि सूचकांक ने कल मेरे ख्याल से करीबन 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखी थी, और उसके पहले हमने करीबन 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए अब काफी आकर्षक लग रहा है आईटी क्षेत्र। ये निर्भर करता है आपने माफ कीजिएगा कौन सी कंपनी में निवेश किया है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि दिग्गज आईटी कंपनी की तुलना में मिड कैप आईटी कंपनियों ने बेहतर आंकड़े लेकर के आए, और ये सिलसिला पिछले कुछ तिमाहियों से चल रहा है, जहां पर मिड कैप आईटी कंपनियों ने नतीजों के आधार पर अच्छा रुझान दिया है। और निवेशकों के लिए भी अगर आप देखने जाए तो अगर किसी निवेशक ने मिड कैप चुनिंदा आईटी में कंपनियों में निवेश किया होगा तो वहां पर मुनाफा दिग्गज की तुलना में काफी ज्यादा आया है, और ये जो सिलसिला है रुझान का मिड कैप आईटीओ के आंकड़े का बेहतर होने का, ये आने वाले समय तक चलता रहेगा। अब अमेरिका में जो खबरें उभर करके आ रही है, क्योंकि एक तर्क ये लगाया जा रहा था कि अमेरिका में महंगाई के कारण और बजट कट्स के कारण, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कट के कारण शायद जिस मात्रा में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे आईटी कंपनी को वो नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत आसार सुधरते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपका निवेश आईटी क्षेत्र में है और अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5 या 2 साल का है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निवेशित रहे। इसके साथ साथ पूजा चैलेंजेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, साइबर अटैक्स में तीव्र गति आ रही है, तो आपने आईटी एनवायरनमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए आईटी सेवाओं की, कंपनियों की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये निर्भर करता है कि आपने कौन सी कंपनी में निवेश किया है।
अगर लंबी अवधि का नजरिया है, जैसे हमने बताया 1.5-2 साल का, तो आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप हैं तो बने रहिए। 1-2 क्वार्टर का पेन ज़रूर रहेगा, लेकिन डिमांड अच्छी रहेगी, टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग आगे बढ़ेगी ही कंपनियों की तरफ से, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में जो भी कंपनियां हैं, अगर आपका कारोबार के तहत, अगर आप कारोबार को देखते हुए अगर आपने यहाँ पर निवेश किया है तो आप निवेशित रहिए। और डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी, किस तरह के कारोबार में आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो फिर गौरांग जी, आपको आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनी पसंद आ रही है, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? तो 3 कंपनियां हैं, एक दिग्गज और 2 मझौली कंपनियां पूजा। L&T टेक्नोलॉजीज, ये एक मझौली कंपनी, मझौली मिड टू लार्ज कैप कह सकते हैं आप इसे, जहां पर खरीदारी की राय है हमारी, और 5,000 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। ये समय सीमा जो मैंने बताया आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी है आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, जिसका बायबैक की घोषणा, डेट की घोषणा कुछ समय कल या परसों ही हुई थी, और बायबैक 4,150 पे मैं बात कर रहा हूँ, टीसीएस की। यहाँ पर खरीदारी की राय है 3,850 का लक्ष्य। और एक चीज ध्यान में रखिए पूजा आप, कि टीसीएस के शेयर के दाम मौजूदा बाजार में 3,300 3,400 के आसपास है, और कंपनी बायबैक कर रही है 4,150 पे। तो कंपनी को भली भांति पता है कि उसके शेयर के दाम क्या है असल में। तो ये आप चीज ध्यान में रखने, और बायबैक में तो हम कभी भी शेयर देने की बात नहीं करते अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, खास करके टीसीएस की। तो 3,850 का लक्ष्य टीसीएस का। और चौथी कंपनी है एम्फेसिस बीएफएल। ये नाम सुन नहीं जाता है, लोगों के ध्यान में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। यहाँ पर खरीदारी की राय है और लक्ष्य है 2,620 रुपए का। ठीक है। तो बड़ी दिग्गज कंपनी में टीसीएस पसंद आ रहा है, हाल फिलहाल में बायबैक की भी घोषणा की है, तो उस लिहाज से भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा L&T टेक और मिड कैप स्पेस से एम्फेसिस अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। 1 साल के टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑयल एंड गैस शेयरों की। वहाँ पर नतीजे कैसे रहे हैं, ओवरऑल सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा, और किन कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कहाँ पर वीकनेस देखने को मिली, पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं, जो कि इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सौमित, बताइए ऑयल एंड गैस शेयरों के कंपनियों के नतीजे कैसे रहे? अब ऑयल एंड गैस के सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा नाम आ जाता है। वहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के एवरी डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे O2C और रिटेल सेगमेंट जो है वहाँ पे एक मार्जिनल बीट देखने को मिला था नंबर्स के सामने, एस्टिमेशंस के सामने। बट गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ पे एक हल्का सा मिस था, और टेलीकॉम बिजनेस के नंबर्स काफ़ी इनलाइन थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हायर GRMs थे सिक्वेंशली, और उसी कारण स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी देखने को मिले थे। गैस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हायर प्रोडक्शन और हायर प्राइजेस के कारण सिक्वेंशली अगर हम देखें तो नंबर्स ज़रूर बढ़े थे, बट जो बढ़ोतरी हमें नंबर्स में देखने मिली थी वह एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत कम था, क्योंकि कॉस्ट कंपनी के लिए थोड़ा हायर था एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हायर फुटफॉल्स और स्टोर एक्सपेंशन के कारण हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली। और टेलीकॉम बिजनेस में अगर हम बात करें तो प्रीटी मच इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, आरपो सब्सक्राइबर ग्रोथ भी इनलाइन आए थे एनालिस्ट एस्टिमेशंस के सामने। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और HPCL, वहाँ पे जो अर्निंग्स थी वो स्ट्रॉन्गर रिफाइनिंग सेगमेंट के कारण अच्छा खासा एक बूस्ट देखने मिला था। HPCL की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली पैट रिपोर्ट किया था कंपनी ने पिछले 9 ईयर्स में। रिपोर्टेड GRMs जो थे कंपनी के वो भी काफ़ी रोबस्ट आए थे, $13.3 प्रति बैरल था लास्ट क्वार्टर, ये नंबर करीब $5.9 के आसपास था। तो एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट रिफाइनिंग सेगमेंट से देखने मिला था HPCL के लिए भी। BPCL के लिए भी सिमिलर स्टोरी था, स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन्स थे। मार्केटिंग साइड में थोड़ा बहुत वीकनेस था, क्योंकि क्रूड प्राइसेस हायर होने के कारण और रिटेल फ्यूल प्राइसेस में चेंजेस ना होने के कारण जो मार्केटिंग मार्जिन थी वो थोड़ी लोअर साइड पे थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसने भी अपना सेकंड बेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया था पिछले 9 ईयर्स में, और इसका रीज़न था कि उनके जो हर सेगमेंट्स थे, रिफाइनिंग, मार्केटिंग, सारे सेगमेंट्स में एक अच्छा खासा बीट देखने मिला था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। इन्वेंट्री गेन्स भी इसके पीछे एक कारण था, जिसकी वजह से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। अब गैस साइड में अगर हम बात करें तो गेल की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग गैस मार्केटिंग परफॉर्मेंस था, जिसके वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ओवरऑल गेल ने रिपोर्ट किए थे। अगर हम देखें तो गैस ट्रेडिंग बिजनेस जो था उसमें एक बड़ा बीट था, ट्रेडिंग प्रॉफिट
अगर आप एस्टिमेट के सामने देखें तो नीली 3 टाइम्स ज़्यादा आए थे और उसी कारण 76% पैट बीट हमें देखने मिला था सेकेंड क्वार्टर FY24 में। ट्रांसमिशन सेगमेंट की अगर हम बात करें गेल की, तो वहाँ पे भी काफ़ी रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला था और जो गाइडेंस भी था कंपनी ने वो भी बढ़ाया था गैस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने ऐसा कहा है कि जो गैस ट्रेडिंग का एबिटा होगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो करीब 4000 करोड़ के आसपास हो सकता था। पहले FY24 के लिए नंबर करीब 3500 करोड़ के आसपास है, तो अच्छा खासा एक अपग्रेड भी हमें देखने मिला है अगले फाइनेंशियल ईयर के एबिटा के लिए गैस ट्रेडिंग सेगमेंट में। अब अपस्ट्रीम सेगमेंट्स की अगर हम बात करें जो कि गैस एक्सप्लोरर्स हो जाते हैं, जैसे कि ONGC और ऑयल इंडिया, इन दोनों ही कंपनीज के जो नंबर्स थे वो थोड़े बहुत बेटर थे क्योंकि हायर रियलाइजेशन था और लोअर कॉस्ट था स्पेसिफिकली ऑयल इंडिया के लिए। ONGC की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक हल्का सा मिस देखने मिला था, बट ओवरऑल नंबर्स में कोई खराबी नहीं थी अपस्ट्रीम कंपनीज की अगर हम बात करें तो। और आखिर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि महानगर गैस, इंडियन IGL इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात गैस, वहाँ पे अगर हम देखें तो महानगर गैस और गुजरात गैस के नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने अच्छे थे, बट IGL के जो नंबर्स थे वो थोड़े बहुत वीक थे। MGL की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स में एक मिस थी, बट वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने मिला था ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और मार्जिन्स में जो हमें डिक्लाइन देखने मिला इनफैक्ट ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेगमेंट की वजह से था। कंपनी की जो मेन सेगमेंट है CNG और PNG, वहाँ पे कोई वीकनेस नहीं देखने मिला था सेकेंड क्वार्टर में। IGL की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने मिला था मार्जिन में, और इसके पीछे का कारण ये भी था कि कॉस्ट थोड़े एक्सपेक्टेशंस के सामने ज़्यादा थे। बट IGL के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न अब ये है कि जो दिल्ली ने नया EV पॉलिसी लगाया है उसके कारण 15% ऑफ द कंपनी की जो वॉल्यूम है वो रिस्क में आ जाती है। अब गुजरात गैस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मार्जिन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट अच्छा खासा देखने मिला था। वॉल्यूम्स थोड़ा सा मिस था, बट मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छा होने के कारण अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो नंबर्स थे गुजरात गैस के वो भी स्ट्रॉन्ग साइड पर ही देखने मिले थे। अब एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले क्वार्टर से और आगे चल के किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रूड प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली। अगर आप देखेंगे तो $97 प्रति बैरल से क्रूड प्राइसेस अब $77 प्रति बैरल पे आ गया, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ओवरऑल क्रूड बास्केट में, क्रूड कंपनीज में अर्निंग्स में देखने मिल सकती है और स्पेसिफिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। अब अगर क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है, बट अगर आप देखेंगे तो इतना शार्प फॉल होने से एक बड़ा इन्वेंट्री लॉस भी आने की एक बड़ी रिस्क आ जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में रख रहे हैं एनालिस्ट आगे के अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम सोचे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिलायंस के नतीजे इनलाइन रहे हैं, खास करके ऑयल टू कंज्यूमर, ऑयल टू केमिकल जो सेगमेंट था वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे, गेल ने अच्छे नतीजे घोषित किए, अपस्ट्रीम कंपनियों के नतीजे अच्छे थे। अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी MGL और गुजरात गैस के नतीजे काफ़ी मजबूत आए थे। IGL के नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो अच्छे नतीजे रहे हैं। यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और पिछले 6 महीने में अगर हम ऑयल एंड गैस इंडेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी करीब 7% की तेज़ी देखने को मिली है। गौरांग जी, अब यहाँ से ऑयल एंड गैस शेयरों में अगर रणनीति बनानी हो तो क्या व्यू बन रहा है आपका सेक्टर पर और किन शेयरों में मौके देख रहे हैं आप? पूजा, देखिए, अभी आपके सहयोगी सौमित जिस तरीके से पूरा ब्यौरा दे रहे थे नतीजों को लेकर के और कच्चे तेल को लेकर के, तो हमें एक चिंता बिल्कुल है। जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव होता है, और ये उतार चढ़ाव कई कारणों को लेकर के होता है। एक तो OPEC प्लस देशों के द्वारा उत्पादन में कटौती को लेकर के, दूसरी तरफ अगर किसी देश से आंकड़े बेहतर आते हैं तो असर पड़ता है, और एक सबसे बड़ा असर पड़ता है कच्चे तेल के दामों के ऊपर, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। फिलहाल जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, 2.5 साल पहले हमने यूक्रेन और रशिया के बीच में ये हुआ था, तब भी कच्चे तेल के दाम ऊपर गए थे। अभी करीबन 40 दिनों के आसपास हो गए हैं खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है गाजा पट्टी, हमास और इजराइल के बीच में। अब इस प्रकार की और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भविष्य में होती है तो कच्चे तेल के दाम में इसी प्रकार से उड़ा चढ़े हुए और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नतीजों पर दबाव आ सकता है। इस कारण हमने जो पसंदगी रखी है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए और भविष्य के आंकड़े बेहतर आए उसको ध्यान में रखते, तो पहली पसंद है। और 2 कंपनियों का जिक्र तो ऑलरेडी आपने और आपके सहयोगी सौमित ने कर दिया। महानगर गैस लिमिटेड, MGL लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पाइप गैस सेवाएं उपलब्ध कराती है। लक्ष्य है करीबन 1250 का। दूसरी है
एक कंपनी जो कि भिन्न विभिन्न कारोबार में फैली हुई है, खास करके ऑयल मार्केटिंग से लेकर के एक्सप्लोरेशन से लेकर के और रिफाइनिंग। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की, दिग्गज कंपनी, काफी कुछ कारोबार फैला हुआ है इनका और निर्भरता सभी कारोबार पर है और बेहतरीन योगदान सभी कारोबार से देती है। यहाँ पर लक्ष्य करीबन 2,800 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और चौथी कंपनी है गुजरात गैस लिमिटेड। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक रखती है और काफी अच्छा कारोबार है इनका। यहाँ पर लक्ष्य करीबन 530 रुपए का। ये सब लंबी अवधि की राय हम दे। राइट, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज्यादातर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पसंद आ रही हैं गौरांग को। आप एमजीएल गुजरात गैस पर नजर रख सकते हैं और रिलायंस, ये तो सेक्टर का दिग्गज है। यहाँ पर अगले 1 साल के लिए 2,800 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान से लेकिन ट्रेड करिए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं ये सेक्टर एक्सपोज होता है, जियोपॉलिटिकल जो भी टेंशन चल रही होती है, क्रूड का असर भी दिखता है। तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बेहतरीन रणनीति सुझा रहे हैं। इसमें महानगर गैस, रिलायंस और गुजरात गैस जैसी कंपनियों पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और सेक्टर की। एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे कैसे रहे, ये बताने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। तो बिल्कुल एफएमसीजी की बात करें तो ये टाइम ओवरऑल यस जो ट्रेंड रहा है कि अर्बन ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा है, आउटपेस कर रहा है रूरल की ग्रोथ को। रूरल डिमांड में अभी भी थोड़ी चैलेंजेस दिख रही है, यस मे बी थोड़े ग्रीन शूट्स दिखेंगे, बट अभी ये क्वार्टर में तो चैलेंजेस दिख ही रही थी। फूड का जो सब परफॉर्मेंस है, फूड रिलेटेड कंपनीज, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस थी कंपेयर टू होम केयर या पर्सनल केयर सेगमेंट। उससे बेटर फूड सेक्टर ने परफॉर्म किया था, फूड सेगमेंट ने परफॉर्म किया था। बेवरेजेस पे देखें तो थोड़ी वीक ट्रेंड बेवरेजेस पे दिख रही थी, तो वीकर परफॉर्मेंस आ रही थी बेवरेजेस साइड पे। ओवरऑल कंसेंसस ट्रेंड निकला था कि लोकल प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स है, वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ रही थी। और स्पेशली कैटेगरीज जैसे देखें डिटर्जेंट बार्स में, टी में, यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स, ज़्यादा कंपटीशन दिख रही थी लोकल प्लेयर से। तो उसकी वजह से भी ये कंपनियों ने हाईलाइट किया था, इसके प्रेशर की वजह से भी। और इन्फ्लेशन की बात करें तो यस रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं, इन्फ्लेशन ईज ऑफ हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी थी। तो यस मार्जिन फ्रंट पे एक पॉजिटिव आउटलुक आ रहा था। ऑल इन ऑल वॉल्यूम ग्रोथ तो मेनली लो सिंगल डिजिट टू मिड सिंगल डिजिट में रहे थे मोस्ट कंपनीज के लिए। और स्कोर कार्ड की बात करें तो इनलाइन नंबर्स आए थे HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया से। डिस्क्रिशनरी साइड पे देखें तो टाइटन के काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हुए थे। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज ने थोड़े वीक नंबर्स दिए थे। वायर केबल में ग्रोथ कंटिन्यू रही थी, रेजिलियंट ग्रोथ थी। RAC सेगमेंट में डिमांड थोड़ी इंप्रूव हुई थी वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर, क्योंकि समर सीजन तभी इम्पैक्ट हुआ था, तो थोड़ी इंप्रूविंग ट्रेंड दिख रही थी AC सेगमेंट में। किचन अप्लायंसेज में भी अभी प्रेशर दिख रहा था और सेकेंड हाफ में बेटर कर एक्सपेक्टेशंस है, मोस्ट कंपनीज ने ऐसा हाईलाइट किया हुआ है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे ये राउंड अप आ रहा है FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो विनी अभी आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल और FMCG कंपनियों के बारे में उन नतीजों के बारे में बता रही थी, और इन दोनों ही सेक्टर को विनी काफ़ी क्लोजली वॉच करती हैं और वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन रहा ये भी हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल और FMCG स्पेस की बात करें तो। गौरांग जी, अब आपसे समझना चाहेंगे ये दोनों सेक्टर पर साथ में ही राय दीजिए, क्या व्यू रहा है आपका, क्योंकि जैसा कि विनी बताई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि डिमांड सुधरते हुए नजर आई, महंगाई में भी जो सॉफ्टनिंग आई है उसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिला और फेस्टिव सीजन का भी फायदा इन कंपनियों को मिल ही रहा है। अब आने वाले समय में अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो फिर आपका क्या व्यू बन रहा है FMCG कंपनियों को लेकर और आपके रिकमेंडेशन क्या होंगी? तो पूजा देखिए, सबसे बड़ा योगदान FMCG कंपनियों को जो आता है वो बड़े शहरों और मझौले शहरों तो आता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सहारा है वॉल्यूम्स को लेकर के, बिक्री को लेकर के, वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से आता है, जहां पर जनसंख्या की एक बड़ी प्रतिशत रहती है। और ये जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे किसान भाई और बहन है। और जैसे जैसे उत्पादन खेतों में से होगा बेहतर, वैसे वैसे इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और कुछ समय पहले सरकार ने जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट दिया था उसके कारण किसानों को और भी लाभ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि खर्च करने की ताकत धीरे धीरे करके बढ़ेगी। महंगाई के समय में कम दाम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं और जब महंगाई दूर हो जाती है तो
ज्यादा खर्च करते हैं लोग, ये स्वाभाविक है। और भारत ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें पूजा, तो खपत से चलने वाला देश था, है और भविष्य में रहेगा। 35% आबादी युवा, जिसकी उम्र 30 और 28 से बीच में या उससे कम है। तो हमारी जो पसंदगी है यहाँ पर, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हैवेल्स लिमिटेड करके कंपनी है जो हमें पसंद आती है, 1450 का लक्ष्य है। दूसरी दो कंपनियां एफएमसीजी से है, मैरिको लिमिटेड, यहाँ पर लक्ष्य करीबन 580 का। और चौथी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी जिसमें बहुत बड़ा सुधार और परिवर्तन हुआ पिछले 1 साल में, वो है आईटीसी लिमिटेड, जहां पर 480 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। तो आईटीसी, मैरिको और हैवेल्स, ये 3 पसंद हैं गौरांग की एफएमसीजी स्पेस से। टारगेट भी हमने आपको बताया। चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपनी राय भी देने के लिए नतीजों पर। और हम अपनी टीम को भी धन्यवाद कहेंगे, सौमित का, विनी का और अनीशा का। आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये रिसर्च हमारे सामने लेकर आने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।